और एक इंसाफ के कारवान का आगाज़ किया गया पूरे सीमांचल में, जो आज बारसोई में उसका अख्ताम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 दिन की यात्रा में सीमांचल के 4 ज़िले के अहम मुकामात पर हमको जाकर अपनी बात रखने का मौका मिला। अब इंशाअल्लाह ताला एक दूसरी यात्रा, न्याय यात्रा बिहार के दूसरे मुकामात में अनकरीब में उसका भी आगाज़ होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि मगरिब का वक्त भी क़रीब है, इसलिए मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं ठहरूँगा। चंद अहम बातें आपके सामने रख कर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस का पैगाम ये है कि भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान हैं और बिहार में 19% मुसलमान हैं। और मजलिस का मानना ये है कि अगर भारत के मुसलमानों को और बिहार के मुसलमानों को अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो उनको अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। अगर वो ये चाहते हैं कि उनका हक़ उनको मिले तो उनको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत की मुलाज़मतों में उनको उनका हिस्सा मिले तो उनको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि सीमांचल में वो तमाम सहूलतें सीमांचल वासियों को मिले जो बिहार के दूसरे इलाक़ों की जनता को मिलते हैं, तो फिर सीमांचल की जनता को अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आवाज़ थोड़ा ख़राब है, बैठी हुई है। मुसलसल 3 दिन से जलसे करने की वजह से तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक 10 मिनट के लिए मैं जो कह रहा हूं मेरी इस बात को सुन लीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत, पिछले 60 साल से बिहार में जो तमाशा हो रहा है आप उसको देख रहे हैं। कभी कांग्रेस को इक़्तिदार मिला तो कभी राजद को मिला तो कभी नीतीश कुमार को, तो बीच में बीजेपी भी उनके साथ रही। सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के 19% मुसलमानों ने क्या हासिल किया। मैं हमारे बुज़ुर्गों से अपील कर रहा हूँ, हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ और नौजवानों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर का हाल देखिए, आप अपने आप को देखिए। अपने घर में अगर कोई 15-16 साल का बच्चा है तो उसकी तरफ देखकर आप फैसला करिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो बात आपके सामने कह रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं। आखिर कब तक हम इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करेंगे? आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे? क्या हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम एक शहरी बन सकें जहां पर हमको हमारे तमाम हुकूक़ मिल सकें? मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि बलरामपुर से बरसों से यहाँ पर एक साहब विधायक MLA बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बार बार आकर अगर कोई ये कहेगा कि मुझे बीजेपी को हराना है और मुझे वोट दे दो और मैं बलरामपुर में कुछ काम नहीं कराऊंगा, तो फिर आप सिर्फ वोटर बनकर रह गए, आप सिटीज़न नहीं बने, आप शहरी नहीं बने। अगर आप शहरी बनेंगे तो आपको तमाम हुकूक़ और हक़ हासिल होंगे जो एक शहरी को मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बैसियत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने रेलवे के मिनिस्टर को लिखा कि बलरामपुर में वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस को रुकना चाहिए। मैंने केंद्र की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को लिखा कि बलरामपुर में पुल की तामीर हो, गोविंदपुर घाट से मुलिकपुरा पर, फिर वहीं पर बाहिन घाट से रायगंज तक, बारोल घाट से उत्तर दिनाजपुर तक, जगन्नाथपुर घाट से मुकिंदापुर जो हमारे बंगाल में है। अगर एक हैदराबाद का MP ये काम कर सकता है
तो फिर बलरामपुर के विधायक ये काम क्यों नहीं कर पाए। अख्तरुल ईमान साहब का रिकॉर्ड आप देखते हैं कि बिहार की विधानसभा में एक शेर की तरह अख्तरुल ईमान गरजते हैं और आपके मसाइल को उठाते हैं। वहीं पर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बलरामपुर सीमांचल का हिस्सा है। मैं सीमांचल के इस हिस्से के लोगों को अपील कर रहा हूँ कि आपको ताकतवर बनना है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आप अपने पसंद के विधायक को चुनकर कामयाब करेंगे जो आपकी तकालीफ और आपके मसाइल को हल करेगा। क्या ये बात सच नहीं है कि यहाँ पर बिजली दिन में 6 से 7 मरतबा चली जाती, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। MRI मशीन है, अच्छा 6-7 से ज़्यादा चली जाती है, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करेंगे? जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो खाली नारा लगाएंगे या पतंग छाप पे बटन दबाएंगे? जो आपको बिजली नहीं दे रहा उसकी बिजली बंद कर देंगे। वेरी गुड। आपके पास अस्पताल है, PHC है बाज़ जगह पर, मगर डॉक्टर नहीं है। विधायक जी से जाके पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं हमको बीजेपी को हराना है। MRI की मशीन है, कोई टेक्नीशियन नहीं है। आप विधायक जी को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं तुम्हारा एक्सरे करके निकाल देता हूँ। आप बताइए आखिर ये कब तक चलेगा? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? ब्लॉक ऑफिस में भ्रष्टाचार है नहीं है? क्या आवास योजना के लिए 1500 रिश्वत देना पड़ता है? म्यूटेशन के लिए 15,000 रुपये देना पड़ता है? भ्रष्टाचार ब्लॉक ऑफिस में है या नहीं? आप रिश्वत देंगे या ख़त्म करेंगे? कैसे ख़त्म करेंगे? पतंग छाप पर बटन लगाएंगे तो भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। ब्लॉक ऑफिस में जो पैसे आप दे रहे हैं उसमें सबका हिस्सा है, नीचे से लेके ऊपर तक, पटना से लेके बलरामपुर तक। उर्दू में एक कहावत है कि चोर चोर मिलकर गांव बांट लिए। ये काम हो रहा है। फिर आप जानते हैं कि 2017 से काचाना का गोमती ब्रिज, उसका हाल बुरा है, उसका काम नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है बलरामपुर में। क्या ये बात सच नहीं है कि कल महेशपुर में एक बच्चे को बिजली का शॉक लगा और उसकी मौत हो गई? तो अब आप ऐसा ही अपने बच्चों को मरने देंगे या कुछ करेंगे? क्या करेंगे? पतंग छाप पर बटन दबाने से पहले विधायक जी और उनकी पार्टी को दबाकर एक शॉट दीजिए ताकि वो हिल जाएं, सुधर जाएं। और अगर नहीं सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ा शॉक हम उनको देंगे मतदान के दिन, पतंग छाप पर बटन दबाकर। और यहाँ पर जो इतने लोग आए, देखिए इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि आप एक जनसभा में आकर मुझ जैसे एक दीवाने की तकरीर को सुनकर चले जाएं। इत्तेहाद का मतलब ये है कि आप इस इत्तेहाद और आपने आज जो जज्बे का मुजाहरा किया उसको बरकरार रखिए। इत्तेहाद की निशानी ये है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, तो वो आपका इत्तेहाद की कामयाबी होगी। अगर आप इस जनसभा में आ गए और नारे लगा दिए, फोटो निकाल लिए, वीडियो निकाल लिए, तो इत्तेहाद नहीं है ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद वो है जब सब मिलकर मतदान के दिन आप जाकर मजलिस पार्टी के हक में पतंग छाप पर वोट लगाएंगे, तो वो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। और मजलिस आपको ये पैगाम देती है कि इज्तिमाइयत को सामने रखिए। अगर कल असदुद्दीन ओवैसी मर भी गया तो मजलिस को बाकी रखना नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बिहार के मुस्तकबिल है।
आपने देखा होगा आज से 3 दिन पहले बिहार सरकार ने अखबारात में एक इश्तिहार दिया कि करीब 60% बिहार की आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़की और लड़कियों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ओवैसी और अख्तरुल ईमान तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तो खो गया काम, अब आपकी जवानी है, आने वाला कल तुम्हारा होगा। नौजवानों, अगर तुम गफलत करोगे तो जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने तकालीफ उठाई, खुदा ना खास्ता नौजवानों तुमको भी वही तकलीफ उठाना पड़ेगा। और वो तकलीफ ये होगी कि तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, तुमको तुम्हारा मुकाम नहीं मिलेगा, तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको अपने किसानों को उसकी कीमत नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा। यही सिलसिला चलता रहेगा।